नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आइए रिचर्ड्स के साहित्य चिंतन पर। आइए रिचर्ड्स का साहित्य चिंतन। रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और निधन हुआ 1979 में। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स का नाम 20वीं सदी के आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मोरल साइंस में स्नातक की पढ़ाई के पश्चात रिचर्ड्स साहित्य आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हुए। इनके चिंतन में मनोविज्ञान का खासा योगदान है। 1922 में द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स के प्रकाशन से रिचर्ड्स ने आलोचना जगत में अपना हस्तक्षेप किया। यह किताब अपने दो अन्य सहपाठियों C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखी गई थी। ये तीनों स्नातक की पढ़ाई में साथ थे। इस पुस्तक में यह आग्रह किया गया है कि सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। ग्रहीता के मानसिक प्रभाव या प्रतिक्रिया का यह सूत्र सिद्धांत रिचर्ड्स की परवर्ती कृतियों में भी है। वे काव्य का सौंदर्य भी देखे जाने के बजाय उससे उत्पन्न होने वाले भाव में देखने की सिफारिश करते हैं। यह दोनों सूत्र उस जमाने में नए विचार की तरह आया था। 1924 में द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर अपनी सैद्धांतिकी निर्मित और विकसित की। 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ में अपनी अवधारणाओं का विकास किया। साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक जैसी कई पुस्तकों के प्रणेता आइए रिचर्ड्स के आलोचना सिद्धांतों ने दुनिया भर के साहित्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत निरूपण में अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के अलावा मानव विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र का भी उपयोग किया है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि रिचर्ड्स कई विधाओं, ज्ञान के कई अनुशासनों के सहमेल से सैद्धांतिकी निर्मित कर रहे थे। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से इन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। रिचर्ड्स ने कुछ प्रश्नों को उठाया और उसके उत्तर के क्रम में अपनी मान्यता स्पष्ट की। इनके प्रश्न हैं, कोई कविता पढ़ने पर उसकी अनुभूति का मूल्य क्या है? एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से श्रेष्ठ क्यों है? एक चित्र की तुलना में दूसरे चित्र को क्यों पसंद किया जाए? संगीत कैसे सुना जाए कि उसमें व्यतीत क्षण सर्वाधिक मूल्यवान साबित हो? किसी कलाकृति के संबंध में एक विचार दूसरे विचार की अपेक्षा में क्यों अच्छा नहीं माना जाता? चित्र, कविता और संगीत किसे कहते हैं? अनुभूतियों की तुलना कैसे की जा सकती है? मूल्य क्या है? कलाओं का मूल्य क्या है? वे सर्वोत्तम मनों के तीव्रतम क्षणों की साधना के योग्य क्यों हैं? मानव व्यापारों के समुदाय में कलाओं का स्थान क्या है? इन सवालों की फेहरिस्त सूची के जवाब के तौर पर रिचर्ड्स ने जो विचार किया, जो मत प्रतिपादित किया, उससे
उनकी आलोचना दृष्टि, उनका साहित्य सिद्धांत सामने आता है। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो उद्देश्य प्रस्तावित किए हैं। पहला, कलात्मक अनुभूतियों का पृथक्करण। आशय यह है कि किसी कलाकृति से मन में जो विभिन्न अनुभूतियों का मूल्यांकन, उसकी अनुभूति। रिचर्ड्स कह रहे हैं कि कलाकृति से मन में जो विभिन्न अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं, उसका फर्क समझना। दूसरी बात, उन अनुभूतियों का मूल्यांकन। मतलब यह कि एक कलाकृति या एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से क्यों कमतर है या क्यों श्रेष्ठ है, यह बताना। कोई अनुभूति क्यों अच्छी है और कोई अनुभूति क्यों बुरी है, इसका रेखांकन करना। इसके लिए रिचर्ड्स ने आवश्यक बताया है 3 बातें। पहली बात, अनुभूतियों के स्वरूप का ज्ञान। दूसरी बात, मूल्यांकन के सिद्धांत का ज्ञान। और तीसरी बात, संप्रेषण के सिद्धांत का ज्ञान। अनुभूति, मूल्य और संप्रेषण का संबंध मनोविज्ञान से है। रिचर्ड्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आलोचना को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिकता के आग्रह के पीछे धारणा यह है कि इस युग में कोई भी वस्तु विज्ञान पर आश्रित हुए बगैर बड़े पैमाने पर स्वीकार्य नहीं हो सकती। रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 भेद किए हैं, आलोचनात्मक और प्राविधिक, क्रिटिकल और टेक्निकल। उन्होंने बताया है कि आलोचनात्मक आलोचना में अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है और प्राविधिक यानी टेक्निकल आलोचना में अनुभूति की उत्पत्ति के साधनों का। मतलब यह हुआ कि लय, छंद, तुक, अलंकार इत्यादि का विचार प्राविधिक आलोचना के अंतर्गत आता है। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के 2 आधार स्तंभ हैं। पहला है मूल्य का लेखा, अकाउंट ऑफ वैल्यू, और दूसरा है संप्रेषण का लेखा, अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। हमें ध्यान देना होगा कि मूल्य मूलतः अर्थशास्त्र का शब्द है। अर्थशास्त्र से बजरिए दर्शनशास्त्र यह मनोविज्ञान में आया और वहाँ से साहित्य में। मूल्य से आशय है कि किसी वस्तु का वह गुण या धर्म जिसमें उसका एप्रिसिएशन अथवा इंटरेस्ट निहित हो। मूल्य और अनुभूति पर्याय होते हैं। मूल्य और मूल्य की अनुभूति में फर्क नहीं होता। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में व्याख्यायित, विश्लेषित और स्थापित करते हैं। लिहाजा उनके मूल्य सिद्धांत की सारी परिकल्पना मनोविज्ञान पर आधारित है, ऐसा कहा जा सकता है। रिचर्ड्स आवेगों की संतुष्टि को मूल्य का आधार मानते हैं, साथ ही काव्य के वर्गीकरण का आधार भी। इन्होंने आवेग को 2 वर्गों में विभक्त किया है, सजातीय आवेग तथा विजातीय आवेग। सजातीय यानी होमोजेनस आवेगों में विरोध नहीं होता, यथा हर्ष और गर्व। हर्ष और गर्व दोनों एक ही तरह के आवेग हैं। विजातीय यानी हेट्रोजेनस आवेगों में विरोध होता है, जैसे भय और हर्ष। भय के दौरान हर्ष नहीं हो सकता, इसलिए ये विजातीय हैं। इनमें परस्पर विरोध का संबंध होता है। सजातीय आवेगों में सामंजस्य स्वतः मौजूद होता है, जबकि विजातीय आवेगों के सामंजस्य के लिए
कवि कौशल का प्रयास करना होता है। यानी कवि की कुशलता, रचनात्मक कौशल के परिणाम स्वरूप विजातीय आवेगों में सामंजस्य दिखाया जा सकता है। इस आधार पर आइए रिचर्ड्स काव्य के दो भेद करते हैं, एक्सक्लूसिव यानी अपवर्ती और इंक्लूसिव यानी अंतर्वेशी। आवेगों की संतुष्टि विजातीय आवेगों के एक्सक्लूजन से होती है। रिचर्ड्स मानते हैं कि विरोधी आवेगों में सामंजस्य स्थापना के द्वारा अनुभूति में व्यवस्था आती है। यह इंक्लूसिव काव्य है और एक्सक्लूसिव काव्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इंक्लूसिव यानी अंतर्वेशी काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ट्रेजेडी, इससे भय और करुणा जैसे विरोधी भावों का संश्लेषण होता है। काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण ट्रेजेडी को मानने वाले आइए रिचर्ड्स जोर देकर कहते हैं कि ट्रेजेडी के परिणाम स्वरूप भय और करुणा जैसे विरोधी भावों का संश्लेषण होता है और इससे जो संतुलित विश्रांति उत्पन्न होती है वह एक्सक्लूसिव काव्य की तुलना में अधिक गंभीर और अस्थायी होती है। इसीलिए इसका मूल्य भी अधिक है। वे मानते हैं कि साहित्य में ट्रेजेडी यानी दुखांतक श्रेष्ठतम तथा विरलतम वस्तु है। आइए रिचर्ड्स के मुताबिक संतुलित विश्रांति यानी बैलेंस्ड पॉइज्ड का संबंध भावक की अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स से है, कलाकृति की संरचना से नहीं। कलात्मक अनुभूति में कोई विशिष्टता, अलौकिकता होती है। इसे रिचर्ड स्वीकार नहीं करते। अलौकिकता को स्वीकार नहीं करने वाले रिचर्ड्स के पास ठोस कारण हैं। इनके अनुसार कलात्मक अनुभूति मनुष्य की अन्य यानी लौकिक अनुभूतियों से अभिन्न होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका संघटन सामान्य अनुभूतियों की तुलना में अधिक सूक्ष्म होता है। रिचर्ड्स काव्य के प्रयोजन में आनंद को स्थान नहीं देते। इनके अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेशों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति, बैलेंस्ड पॉइज्ड की उपलब्धि है। काव्य के प्रयोजन को हमने देखा कि कहीं शिक्षा, मनोरंजन, आनंद को माना गया था, पर रिचर्ड्स इसे बदल रहे हैं। वे मान रहे हैं कि इसका प्रयोजन है आवेशों की संतुष्टि के जरिए संतुलित विश्रांति की प्राप्ति। आइए रिचर्ड्स कला में नैतिकता के घोर समर्थक हैं, किंतु उनकी नैतिकता की धारणा प्रचलित और परंपरागत नैतिकता की धारणा से सर्वथा भिन्न है। इनके अनुसार परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ नैतिकता के मूल्यों में भी परिवर्तन आएगा, यानी नैतिकता गतिशील होगी, स्थिर नहीं। समय के साथ नैतिकता बदलेगी। रिचर्ड्स की आलोचना पद्धति का दूसरा स्तंभ है संप्रेषण सिद्धांत। वे कलाओं को माध्यम मानते हैं जिनके द्वारा कलाकार अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि अनुभूतियां मानव मात्र को होती हैं और सभी किसी न किसी रूप में अपनी अनुभूतियों को संप्रेषित करते हैं। राग, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति पारस्परिक संप्रेषण के प्रतिफल हैं।
सभी लोगों में संप्रेषण की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कलाकार और जनसाधारण में तात्विक भेद नहीं होता, भेद होता है अनुभूति की अभिव्यक्ति में। आशय यह है कि प्रभावी अभिव्यंजना को संप्रेषण कहते हैं और संप्रेषण में समर्थ व्यक्ति को कलाकार। कहा जा सकता है कि जैसे रिचर्ड्स की आलोचना के पहले आधार स्तंभ मूल्य का संबंध आवेगों की संतुष्टि से है, इसलिए मूल्य का निरूपण मनोविज्ञान का विषय है। उसी प्रकार संप्रेषण का संबंध भाषा से है, अतः उसका निरूपण अर्थविज्ञान का विषय है। यही कारण है कि रिचर्ड्स की आलोचना पद्धति मनोवैज्ञानिक या अर्थवैज्ञानिक सेमांटिक कही जाती है। असल में रिचर्ड्स की मूल्य मीमांसा के केंद्र में व्यक्ति है, समाज नहीं। उनके अनुसार कला का उद्देश्य है मानसिक अराजकता की स्थिति से संगठन और व्यवस्था में संक्रमण। वह व्यक्ति में ही संभव है। इसलिए उन्होंने अपनी समग्र मीमांसा के मूल में, चाहे मूल्य की मीमांसा हो चाहे नैतिकता की, व्यक्ति को ही केंद्र में रखा है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि शायद उनका यह सोचना हो कि यदि व्यक्तियों में संगठन और व्यवस्था आ जाती है तो समाज में अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म और सौंदर्यवाद, एस्थेटिसिज्म जैसे व्यक्तिवादी काव्य आंदोलनों का विरोधी हो, उससे यह आशा की जाती है कि वह समाज के परिप्रेक्ष्य में कला की मीमांसा करेगा, पर इस उम्मीद की भरपाई नहीं होती, इस आशा की पूर्ति नहीं होती। रिचर्ड्स व्यक्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मनोविज्ञान की जिन शाखाओं पर उनकी आलोचना पद्धति निर्भर है वे व्यक्ति मूलक हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की तरह समाज और संस्कृति की बात आइए रिचर्ड्स कभी कभी उठाते तो हैं पर उसका पल्लवन नहीं करते। रिचर्ड्स आग्रह करते हैं कि केवल अनुभूति ही कविता है। उनके अनुसार कलाकार की अनुभूति, योग्य पाठक की अनुभूति तथा आदर्श परिपूर्ण की अनुभूति तथा हमारी अपनी अनुभूति से आधार बनाया गया है। रिचर्ड्स ने लिखा है कि कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषताओं में भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा से अधिक भिन्न नहीं होती। अनुभूतियों को विश्लेषित करने के बाद रिचर्ड्स ने काव्य भाषा को विश्लेषित किया है और भाषा के दो भेद माने हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक और रागात्मक इमोटिव। हालांकि ये भेद काल्पनिक हैं क्योंकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा एक ही होती है, इसमें भेद नहीं होता। न तो रागात्मक भाषा का शब्द भंडार भिन्न होता है और न व्याकरण। बहरहाल रिचर्ड्स कला साहित्य के अध्ययन की कठिनाई को विश्लेषित करते हुए इसे अर्थबोध की समस्या मानते हैं। वे अर्थ के 4 प्रकार बताते हैं, मुख्यार्थ यानी सेंस, भावना यानी फीलिंग, वचनभंगी यानी टोन और उद्देश्य यानी इंटेंशन। इसे हमारा कथ्य के प्रति हमारी भावना, हमारी अभिवृत्ति और कथन के पीछे हमारा उद्देश्य भी कह सकते हैं। इन चारों की मात्रा में अंतर हुआ करता है। जैसे विज्ञान में मुख्यार्थ प्रधान होता है, वैसे ही काव्य में भावना या अभिवृत्ति प्रधान हो जाती है। जहाँ भावना की प्रधानता होती है वहाँ भाषा स्वभावतः रागात्मक हो जाएगी। रिचर्ड्स के अनुसार छंद यानी मीटर प्रायः कठिनतम और कोमलतम उक्तियों के लिए अनिवार्य साधन है। वे मानते हैं कि लय यानी रिदम,
और उसका विशिष्ट रूप छंद आवृत्ति यानी रिपीटिशन और आकांक्षा एक्सपेक्टेंसी पर निर्भर करते हैं। रिचर्ड्स ने सांस्कृतिक, आलोचनात्मक तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यावहारिक आलोचना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पर विस्तार से प्रकाश डाला है। व्यावहारिक आलोचना एक मायने में रिचर्ड्स की संप्रेषण संबंधी मान्यताओं के समर्थन का प्रयोग है। इसमें उन्होंने लेखकों की अनुक्रियाओं का विश्लेषण कर यह दिखाया है कि संप्रेषण की सफलता किन कारणों से अवरुद्ध या बाधित होती है। संप्रेषण का निरूपण उनकी व्यावहारिक आलोचना का केंद्रीय बिंदु है। इसलिए संप्रेषण की कठिनाइयाँ बन जाती हैं। चूँकि संप्रेषण का निरूपण उनकी व्यावहारिक आलोचना का केंद्रीय बिंदु है, इसलिए संप्रेषण की कठिनाइयाँ आलोचना की कठिनाइयाँ के तौर पर सामने आती हैं, आलोचना की कठिनाइयाँ बन जाती हैं। रिचर्ड्स ने ऐसी 10 कठिनाइयों का उल्लेख किया है। हालांकि इनमें से कुछ कठिनाइयाँ, इन 10 में से कुछ कठिनाइयाँ एक दूसरे के भाव को ही व्यक्त करती हैं, एक दूसरे से मिली जुली हुई हैं। फिर भी वे 10 हैं: सामान्य अर्थबोध, ऐन्द्रिय परिशंसन, बिंब विधान, स्मृति विषयक अप्रासंगिकता, घिसी पिटी अनुक्रिया, अति भावुकता, अवरोध, सिद्धांत मूल के आसंजन, प्राविधिक पूर्व कल्पना और सामान्य आलोचनात्मक पूर्वग्रह। रिचर्ड्स का साहित्य सिद्धांत इन्हीं विचार सरणियों के जरिए निर्मित होता है। आइए रिचर्ड्स 20वीं सदी में अपनी इन मान्यताओं के जरिए एक महत्वपूर्ण आलोचक के तौर पर प्रतिष्ठित और सम्मानित हुए। 20वीं सदी में टी.एस. इलियट के अलावा कोई भी आइए रिचर्ड्स के जैसा यश और प्रसिद्धि नहीं पा सका। इनकी आलोचना की सैद्धांतिकी से सूत्र लेकर परवर्ती विद्वानों ने उसे विकसित किया और उसके परिणाम स्वरूप न्यू क्रिटिसिज्म नामक आलोचना संप्रदाय निर्मित हुआ। आइए रिचर्ड्स के बीज विचारों का प्रतिफलन न्यू क्रिटिसिज्म में देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।